जाकिर ने आयशा को प्यार करते हुए और उसके सर पर शफकत और मोहब्बत से हाथ फेरते हुए कहा, क्या जुर्म कर लिया मेरी बिटिया ने, जो तुम सब इस बेचारी के खिलाफ हो गए हो। हाँ हाँ, जुर्म ही ऐसा किया है, जब आप सुनेंगे तो आप खुद भी इसके खिलाफ होंगे। ये कह रही है कि मैं उस बदमाश शहजाद के साथ शादी करूंगी और उसके अलावा दुनिया भर में किसी से ना करूंगी, ख्वाह कुछ भी हो जाए। जाकिर हुसैन को अपने कदमों के नीचे से जमीन निकलती हुई महसूस हुई। उसे यकीन ना आ रहा था, फिर भी उसने बेएतबारी और बेयकीनी के आलम में अपने बेटी की तरफ देखते हुए पूछा, क्या ये सच कह रहे हैं? जी हाँ, आयशा ने मुख्तसर सा जवाब दिया। लेकिन बेटा, वो तो एक आदि मुजरम है जो कई लड़कियों को बर्बाद कर चुका है, जिसको मैंने अभी चंद दिन पहले ही रंगे हाथों पकड़ा है, और वो जेल की हवा भी खा चुका है। अब जमानत पर कुछ दिन के लिए रिहा हुआ है। मैं तुम्हें कभी भी इससे शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद करने की इजाजत नहीं दूंगा, खास तौर पर जबकि वो चंद दिन कबल ही मुझे बुरे नताइज की धमकियां देकर गए हैं। अभी जाकिर हुसैन ने अपनी बात मुकम्मल ना की थी कि आयशा दरमियान ही में बोल उठी, आप लोग मुझे शहजाद के साथ शादी करने से ना ही रोकें तो अच्छा है। मैं कानूनी तौर पर अपने मामलात में आज़ाद हूँ। अगर आप लोगों ने उसकी इजाज़त ना दी तो फिर शायद मुझे कोई और तरीका अपनाना पड़े, और अगर आप रुकावट बने तो फिर मैं घर से भाग कर उसके साथ कोर्ट मैरिज करूंगी। फिर आप लोग अच्छे रहेंगे, जब पूरे शहर में किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहेंगे। अगर आप लोगों ने मेरी बात ना मानी तो मैं किसी भी वक्त घर से उसके साथ भाग जाऊंगी, फिर ना कहना हमें बताया ना था। जाकिर को ऐसा लगा जैसे वो आसमान से जमीन पर, और वो भी कांटों भरी जमीन पर आ गिरा हो। वो बड़बड़ाता हुआ कहने लगा, क्या पता था कि एक दिन दूसरों के घरों को बचाने वाले बदनसीब का अपना घर ही खजा की लपेट में आ जाएगा। एक मुजरम मेरे घर के सुकून को तबाह बर्बाद करके उसके मुकम्मल तौर पर नामो निशान को मिटाने के लिए दरपे होगा। मुजरम ना कहिए पापा, बल्कि वो मेरा महबूब है। फौरी तौर पर जाकर आयशा का ये जवाब सुनकर लाजवाब हो गया, जबकि वहां खड़े उसके सब बेटों के सर शर्म से झुक गए। उसके बाद सब भाई जज्बाती हो गए। करीब था कि कोई खतरनाक इकदाम उठाते कि माँ के आगे बढ़ी और रोते हुए अपने सर की चादर उनके कदमों में डालकर कहने लगी, इसे मेरी खातर अल्लाह के लिए मुआफ कर दें, मैं इसे समझा लूंगी। माँ, इसको समझा लो, वरना हमसे बुरा कोई ना होगा। ये कहते हुए वो कमरे से बाहर निकल गए। हफ्ता इसी बहस मुबाहिसे लड़ाई झगड़े में गुजर गया और आयशा अपनी जिद पर कायम रही। माँ ने लाख समझाया कि जो तुझे उस लड़के ने सपने दिखाए हैं ये महज सुहाने सपने ही हैं, और अगर फिर भी तुम उस लड़के के साथ चली गई तो याद रखना, फिर कामयाबी या नाकामी की सूरत में हमारी तरफ लौट कर कभी ना आना। हमारे दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। भूल जाना कि तुम्हारा कोई बाप, भाई और वालिदा थे। इन बातों का भी आयशा पर असर ना हुआ। इस पर एक ही धुन सवार थी कि अगर वो शादी करेगी तो अपने टेलीफोनिक दोस्त शहजाद से करेगी, इसके अलावा किसी से भी नहीं। आखिर जाकिर हुसैन ने हथियार डाल दिए, हार मान ली और तोअन करहन हाँ कर दी कि बेटी, तेरी जिस तरह भी खुशी है हम उससे पूरा करेंगे। जाकिर हुसैन ने अपनी इस्तात के मुताबिक हर चीज अपनी बेटी को बना कर दी और उससे शादी कर दी। दूसरे घर में जाते पहले ही दिन जब दुल्हन के नाज उठाए जाते हैं, उसकी बलाएं ली जाती हैं, खानदान की औरतों के सामने अपनी नई नवेली दुल्हन को फख्र से पेश किया जाता है, रसूमात शादी अदा की जाती हैं। उस दिन आयशा को किसी ने सीधे मुंह रोटी तक न पूछी कि तुझे भूख तो नहीं लगी। आखिर उसके पास जब शाम के बाद शहजाद आया तो उसने भूख की शिकायत की तो उसने कहा, मैं अभी बेचता हूँ। फिर एक बूढ़ी अम्मा जो घर में खादमा की हैसियत से काम करती थी, 2 रोटियां और सब्जी की प्लेट चंगेर में रखकर चली गई। आयशा ने जब ये सलूक देखा तो बेख्तियार उसकी आंखों से आंसू बह निकले। यूं चंद दिन मजीद गुजर गए। घर के अफराद उससे अच्छी तरह बात भी न करते थे, बल्कि वो एक मशीन थी जो तमाम घर के काम काज पर जुट गई थी। काम की ज्यादती की बिना पर उसे बुखार रहने लगा। वो अकेले में अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोती, आंखों से आंसू बहाती, अल्लाह से दुआएं करती कि ऐसे हालात में शहजाद उसे छोड़कर ना जाए या उसे तलाक ना दे दे, क्योंकि उसने नोट किया कि अब भी शहजाद की कई लड़कियों में दिलचस्पी थी जिनसे वो लंबी गुफ्तगुएं करता, उनसे मुलाकात के टाइम तय करता और बन सवर कर वक्त मुकर्रर पर उनसे मिलने घर से जाता। शहजाद का कोई भी फोन जो रात 8 बजे के बाद आता, उसे सुनने पर आयशा पर पाबंदी थी। आयशा अंदर ही अंदर टूटती फूटती रहती, और मजीद दुख की बात तो ये थी कि वो किसी से अपनी मुसीबत तकलीफ बयान करके अपना गम गलत बयान ना कर सकती थी, किसी से दिल की बात ना कर सकती थी कि दिल का बोझ हल्का हो सके, इसलिए कि यहाँ कोई उसका हमदम, हमराज और दुख दर्द बांटने वाला
اور اسے حوصلہ تسلی دینے والا کوئی نہ تھا، کوئی اس کے زخموں پر مرہم رکھنے والا نہ تھا، کوئی اس کے دکھیارے دل کو سکھ کا گیت سنانے والا نہ تھا، کوئی اس کا اپنا نہ تھا۔ وہ اکیلی تھی اور مزید دکھ یہ تھا کہ اس کے اپنے گھر میں بھی، ہاں اس کی ماں کے، باپ کے، بھائیوں کے گھر میں، ہاں اس کے گھر میں کہ جس میں اس نے زندگی کی 18 بہاریں دیکھی تھی، اس گھر میں بھی اس کا کوئی غم گسار نہ تھا، کوئی ہمدرد نہ تھا۔ سب اس سے نفرت کرتے تھے، اس بدنامی کا سبب جانتے تھے، اپنے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا تصور کرتے تھے۔ وہ ان کے لیے ایک رہتا ہوا ناسور تھی۔ اسے اپنی ماں کے الفاظ آج 2 سال گزرنے کے بعد بھی یاد تھے کہ جب اس نے کہہ دیا تھا کہ آج کے بعد ہم تمہارے لیے اور تم ہمارے لیے مر گئی، ہمارے دروازے پر کبھی اپنا نافرمان وجود لے کر نہ آنا۔ اب اسی بات کا پاس کرتے ہوئے عائشہ اپنی والدہ کے گھر نہیں جاتی کہ وہ کس منہ سے جائے۔ 2 سال بعد خاندان والوں نے ان کو الگ کر دیا، تب سے وہ کرائے کے مکانوں میں ٹھوکریں کھاتی پھر رہی ہے۔ اب 7 سال ہو گئے اس کی شادی کو، لیکن ان 7 سالوں میں ہی غموں، دکھوں، تکلیفوں، سوچوں، پریشانیوں اور خاص طور پر ذہنی خلش اور اخلاقی جرم کے احساس کہ جس نے اس کے والدین کو محلے میں بدنام کر دیا، بھائیوں کو منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑا اور اپنی بڑی بہن کے متعلق بھی طرح طرح کی باتوں کا سبب وہی بنی۔ باقی ان 7 سالوں میں بھائیوں کی شادیاں ہوئیں، بہن کا ڈولہ اٹھا، خاندان میں بچوں بچیوں کی پیدائش کے خوشی بھرے مواقع آئے، لیکن کسی نے اس کو ان خوشیوں کی گھڑیوں میں یاد نہ کیا۔ اب وہ اپنے 2 بچوں کے ساتھ کانٹوں بھری زندگی دنیا کے تانے سن کر گزار رہی ہے۔ وہ جہاں جاتی ہے اس کی ٹیلی فونک معاشقے کی داستان، والدین سے لا تعلقی اور بدنامی کی کہانی پہلے پہنچ جاتی ہے۔ سوچوں میں گم عائشہ زندگی گزار رہی ہے اور وہ کہتی ہے ایسے ہی کسی دن میں زندگی کی شام ہو جائے گی، لیکن میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ محرومیوں کا شکار یہ معصوم فرشتے کہاں جائیں گے؟ اس فکر سے پریشان ہو کر وہ پڑوس میں اتفاقیہ اپنی سہیلی بن جانے والی ایک بیوہ کے پاس بار بار جاتی ہے اور اسے اپنے بچوں کا خیال رکھنے کا کہتی رہتی ہے۔ وہ اسے تسلی دیتے ہیں کہ بچوں کے جوان ہونے تک تجھے کچھ نہیں ہوگا۔ اس کی اس تسلی پر وہ پھر گھر میں آ جاتی ہے اور یوں اب بھی اس کی تلخ زندگی کے دن ہوا کی دوش پر اڑتے چلے جا رہے ہیں اور آنسوؤں کے موسم میں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے، شاید قبر کی دہلیز تک پیچھا کریں گے۔